अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। It's your biology book and chapter is biodiversity, chapter number 3. Topic is 5 kingdom classification system and book is Punjab textbook. हमने इससे पहले 2 kingdom और 3 kingdom classification system के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है वो है 5 kingdom classification system। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे पढ़ना आसान रहे। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन देखी। उसके बाद हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसा कि क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, अदर स्पीशीज़ हैं, इन सब पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। फिर हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी किन एरियाज़ में ज़्यादा होती है। तो बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिक एरियाज़ में ज़्यादा होती है और पोलर रीजन्स में कम होती है। ट्रॉपिक एरियाज़ कौन से होते हैं? ऐसे एरियाज़ जो कि इक्वेटर के नज़दीक हों, मींस के अर्थ के सेंटर के नज़दीक हों, वो सारे एरियाज़ कौन से हैं? ट्रॉपिक हैं। और पोलर रीजन्स कौन से हैं? जो कि साइड्स एरिया हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी बायोडाइवर्सिटी की कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी ज़िंदगी में क्या अहम किरदार अदा करती है या बायोडाइवर्सिटी की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले तो हमारे लिए सोर्स है, ज़रिया है एक फूड का। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है। फिर हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल प्रोवाइड करती है। बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करती है और बनाती है। बायोडाइवर्सिटी हमें ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह फ्राहम करती है। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, ग्रुप्स में या फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को आसानी के साथ क्या कर सकें? रिसर्च कर सकें, उन पे स्टडी कर सकें, उन्हें पढ़ सकें। जब हर चीज़, हर ऑर्गेनिज़म अलहदा ग्रुप में होगा तो हमारे लिए उन एनिमल्स को या उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना आसान रहेगा। इसके बाद हम लोगों ने डिफ़ाइन देखी थी टेक्सोनोमी की एंड सिस्टमैटिक्स की। टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? कि ऐसी ब्रांच जिसमें ऑर्गेनिजम्स को नेम दिए जाएं और उनकी क्लासिफिकेशन की जाए, उसको टेक्सोनोमी कहते हैं। और बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ हिस्ट्री भी बताई जाए, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि कहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, वो हम लोग सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ एम्स पढ़े थे इनके, एम्स क्या हैं कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखना है, फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में जानना है। कुछ हमने इसकी बेसिस पढ़ी थी कि बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन को मॉडर्न जेनेटिक्स पे भी वेरीफाई किया गया है, मॉडर्न जेनेटिक्स इस पे वैलिड की गई है, अप्लाई की गई है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में देखा कि क्लासिफिकेशन की क्या हिस्ट्री है।
तो उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। उसके बाद बहुत सारे बायोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने काम जो है वो किए। किसी ने क्लासिफिकेशन का काम किया प्लांट्स में, किसी ने क्लासिफिकेशन का काम एनिमल्स में किया, किसी ने टेक्सोनॉमी पे काम किया, लेकिन जो बुनियाद है क्लासिफिकेशन की वो अरिस्टोटल ने दी थी। फिर हमने देखा कि सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। 2 किंगडम में कौन कौन से किंगडम थे? पहला किंगडम था प्लांट्स का और दूसरा था एनिमल्स का। अब हमने ऑर्गेनिजम्स को कैसे डिवाइड किया प्लांट्स में और एनिमल्स में? तो जो ऑर्गेनिजम्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉप्स हैं, वो हम लोगों ने किस में रख दिए? प्लांट्स में। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उनको हमने रख दिया हेटरोट्रॉप्स में। अब यहाँ पे इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि इसके कुछ नुकसान थे, इसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बताई हुई थी। और यहाँ पे क्या नहीं बताया था कि यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी कुछ खसूसियात प्लांट से मिलती हैं और कुछ जो है एनिमल से मिलती हैं, तो बायोलॉजिस्ट के लिए उनको डिफाइन करना मुश्किल हो रहा था कि उनको प्लांट्स में रखें या फिर एनिमल्स में रखें। तो इसलिए ये सिस्टम जो है रिजेक्ट कर दिया गया और इसके साथ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसके अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक अलहदा किंगडम बनाया गया जिसका नाम था किंगडम प्रोटिस्टा। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर कुछ खसूसियात प्लांट्स वाली पाए जाएं और कुछ एनिमल्स वाली पाए जाएं। लेकिन बाद में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसे क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि उसके अंदर एग्जैक्टली नहीं बताया गया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाले ऑर्गेनिजम्स किस किस किंगडम में रखने हैं। ठीक है, कि प्रोकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म है उनको किस किंगडम में रखना है और जो यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस किंगडम में रखना है। ये फर्स्ट ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये था कि फंजाई जो है, फंजाई को प्लांट्स में रखा गया था, लेकिन फंजाई की कुछ खसूसियात जो हैं वो प्लांट से मिल रही थी और कुछ एनिमल से मिल रही थी। प्लांट से उसकी क्या खसूसियात मिल रही थी कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, फंजाई में भी सेल वॉल थी, लेकिन प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जबकि फंजाई अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर लगती है और वहाँ से अपनी खुराक को एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है। तीसरा ये डिफरेंस था कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इस वजह से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया गया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले किसने दिया था? ई चैटन ने। इन 1937 ई चैटन सजेस्टेड द टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोट। जो पीछे मसला आ रहा था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो इस सिस्टम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिस्क्राइब किया गया, बताया गया। सजेस्टेड द टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोट टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। यहाँ पे एक मुश्किल हल हो गई है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाली, कि प्रोकैरियोट को हमने उस ग्रुप में रखना है जहाँ पे हम लोग बैक्टीरिया को रखेंगे, और यूकैरियोट्स वाले सारे ऑर्गेनिजम्स किस में आएंगे? प्लांट्स में और एनिमल्स में। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट में क्यों रखा गया है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और प्लांट्स और एनिमल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस भी होता है, अंदर ऑर्गेनेलिज भी पाई जाती हैं। यहाँ तक हो गया ई चैटन का काम मुकम्मल, कि ई चैटन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस बता दिया और ये भी साथ में बता दिया कि किस किस किंगडम में रखना है उनको। फिर एक और बायोलॉजिस्ट आए 1967 में ई चैटन के बाद, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया? इंट्रोड्यूस करवाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। रॉबर्ट विटेकर ने क्या करवाया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, मुतारिफ करवाया। और वो क्लासिफिकेशन सिस्टम किस चीज़ पे बेस था, किस चीज़ पे मुश्तमिल था? द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनिजम्स की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसा कि हमने
फर्स्ट चैप्टर में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, फिर सेल एंड ऑर्गेनेली, टिश्यू लेवल। ये सारा कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो है बताया गया कि प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक का बताया गया, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसने किस बेस पे बताया, किस बेस पे अपना ये सिस्टम जो है वो बनाया था। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि कौन से एनिमल्स किस तरह या कौन से ऑर्गेनिजम्स किस तरह अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन कहते हैं खुराक को, वो कहाँ से अपनी खुराक हासिल करेंगे या किस तरह अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस से करते हैं, उनको अलहदा कर दिया। कुछ जो है अब्जॉर्प्शन से और इंजेक्शन से करते हैं, उनको अलहदा कर दिया। फॉर एग्जांपल प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स को एक अलहदा किंगडम में रखा। फंजाई जो है वो अब्जॉर्ब करती है, जज़ब करती है, तो फंजाई का किंगडम एक अलहदा बना दिया। और इंजेशन, इंजेस्ट करना, हजम करना, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो एनिमल्स को एक अलहदा किंगडम में रख दिया। ऑन द बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। अब उसने जो 5 किंगडम दिए उनके नाम क्या रखे, नाम रखे मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 5 किंगडम कौन से हैं, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम जो हैं ये किसने दिए हैं, रॉबर्ट विटेकर ने दिए हैं। और किस बेस पे दिए हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। अब रॉबर्ट विटेकर के बाद एक और बायोलॉजिस्ट आया जिसका नाम था मार्गिल्स एंड श्वार्ट्ज। ठीक है, 1988 में इसने क्या किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई से मतलब उसको चेंज किया, थोड़ी सी उसके अंदर एडवांसमेंट लेके आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसने उसी किंगडम को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। दे कंसीडर्ड जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन। अब विटेकर ने तो सिर्फ लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे बनाया था किंगडम, लेकिन जो मार्गिल्स एंड श्वार्ट्ज है उसने साथ में एक और पॉइंट ऐड कर दिया, वो क्या है, जेनेटिक्स, जीन्स की बेस पे। क्योंकि जिस तरह टाइम गुजरता गया वैसे वैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम लोगों ने साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा जान लिया, तो हम लोगों को क्या पता चल गया, जीन्स का भी पता चल गया। हम लोगों को ये पता चला कि जीन्स जो है उनका हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार है, वो हमारी बॉडी को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। दे क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू सेम 5 किंगडम आर प्रोपोज्ड बाय विटेकर। उसने क्लासिफिकेशन सिस्टम जो विटेकर ने दिया था उसी को जारी रखा और उसी को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, चेंज करके बेहतर बना दिया। 5 किंगडम्स हमारे पास कौन कौन से हैं। किंगडम मोनिरा है सबसे पहले, इसके अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं कि मोनिरा में हम किसको स्टडी करेंगे। इट इंक्लूड्स, अब मोनिरा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, हमें नज़र नहीं आते, और दूसरा उनके अंदर कोई भी ख़ास सेल ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती और ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो जितने भी ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किस एक किंगडम में रख दिया, मोनिरा में रख दिया। दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, और वो किससे बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। मोनिराज आर यूनिसेलुलर। अब ये मोनिराज की प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं कि मोनिराज किस तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है, मल्टी सेलुलर नहीं होती। ऑल्दो सम टाइप्स फॉर्म चेन्स, क्लस्टर और कॉलोनीज ऑफ सेल्स, लेकिन कुछ टाइप्स मोनिराज में ऐसी हैं जो कि क्या करती हैं, चेन्स बना लेती हैं। चेन कैसे बनाती हैं, एक सेल आके जुड़ेगा, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, और वो एक चेन बना लेंगे। लेकिन हर सेल का काम अलहदा ही होगा, एक सेल दूसरे सेल पे इन्हसार नहीं करेगा अपनी खुराक के लिए या अपनी सपोर्ट के लिए। ठीक है, अपनी मदद के लिए सारे काम जो है वो सेल अपना खुद ही करेगा, क्योंकि वो सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। उसने अपना, उसकी जो बॉडी है वो एक ही सेल है, तो उसने अपने काम सारे अपनी बॉडी के अंदर ही करने हैं। बस वो क्या करेंगे, साथ में मिल के एक चेन बना देंगे। क्लस्टर्स कहते हैं गुच्छा बनाना किसी चीज़ का। एंड कॉलोनीज, ठीक है, कॉलोनी बना लेते हैं अपने साथ साथ मिलके।
मोस्ट आर हिट्रोट्रॉफिक। अब मोनिराज क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्टली जो है वो क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉफिक होते हैं, जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। कौन करते हैं? मोनिराज। बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। जिन ऑर्गेनिजम्स में, जिन मोनिराज में साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार कर लेंगे। और जिन में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता होगा, वो क्या करेंगे? हेट्रोट्रॉप्स होंगे, वो अपनी खुराक किसी और से लेंगे। विद इन दिस किंगडम देर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इस किंगडम में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पाए जाते हैं। पहले तो बैक्टीरिया और दूसरे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को बेटा ब्लू ग्रीन एल्जी भी बोला जाता है, यह आपने याद रखना है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी भी बोला जाता है। ये एज अ MCQ जो है आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आता है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। हमने ऊपर पढ़ा प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से आ जाएंगे? यूकैरियोटिक। एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे, लेकिन वो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाएगी, मतलब कि उनका सिस्टम, बॉडी का सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा जिस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स का होता है। प्लांट्स और एनिमल्स का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो ऐसे मल्टीसेलुलर प्रोटिस्टा में नहीं आएंगे, बल्कि सिंपल मल्टीसेलुलर आएंगे जिनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की क्या है? 3 मेन टाइप्स हैं। पहली कौन सी है? एल्जी। एल्जी आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड सिंपल मल्टीसेलुलर। एल्जी जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। दे रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है मुशाबहत रखना, किसी चीज़ से मिलना। दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। अब ये प्लांट से किस तरह मिलती है? एल्जी जो है ज़्यादातर प्लांट से मिलती है। और कैसे मिलती है? ज़्यादातर एल्जी का कलर भी ग्रीन होता है और प्लांट्स का कलर भी ग्रीन होता है। प्लांट्स में भी क्या है? सेल वॉल पाई जाती है, इनके अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट्स में भी क्लोरोफिल होता है और इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। इनके पास कोई मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते जिससे ये आगे रिप्रोड्यूस कर सकें। एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। और जिस तरह इंसान में होता है कि पहले एम्ब्रियोज बनते हैं, जाइगोट बनता है, वैसा सिस्टम एल्जी में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोजोन्स। Protozoans resembles animals whose cells lack chlorophyll and cells wall. Protozoans ऐसे animals हैं जिनके सेल के अंदर क्लोरोफिल और सेल वॉल की कमी होती है या फिर पाया ही नहीं जाता। वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स ऐसे एनिमल्स हैं, लैक कहते हैं कमी को, ठीक है, जिनके अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है और सेल वॉल की कमी होती है या फिर सेल वॉल नहीं होती। एंड नेक्स्ट वन इज सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक। कुछ प्रोटिस्ट जो है वो फंजाई लाइक होते हैं, फंजाई की तरह के होते हैं, लेकिन फंजाई में शामिल नहीं होते। उनकी कुछ खुसूसियात जो है वो फंजाई से मिलती होंगी, लेकिन कुछ जो है वो नहीं मिलती होंगी, तो इसलिए उनको अभी तक प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है, प्रोटिस्ट में रखा गया है, उनको फंजाई वाले किंगडम में नहीं रखा। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स, किंगडम फंजाई में क्या आता है? इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। हमने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा था यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गए हैं? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, इसको हेट्रो और हेट्रो दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, तो ये यूकैरियोटिक भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं और साथ में ये हेट्रोट्रॉप्स भी हैं, विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड।
ठीक है। ये क्या करते हैं, अब्जॉर्प्टिव, जज़ब करते हैं। न्यूट्रिशनल मोड, इनकी खुराक लेने का तरीका क्या है कि ये अपनी खुराक को जज़ब करते हैं, और करते कहाँ से हैं, लिविंग होस्ट से, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये लग जाते हैं और वहाँ से अपनी खुराक को जज़ब कर लेते हैं। जैसा कि मशरूम्स, यहाँ पे एग्जांपल दी है मशरूम्स की। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स, ज़्यादातर जो फंजाई है वो क्या होती है, डिकम्पोजर्स होती है, डिकम्पोज, ठीक है। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो कि खुराक को डिकम्पोज करवाने में मदद देती हैं। और डिकम्पोज करना मतलब खुराक को ब्रेक डाउन करवाना। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मैटर, ये रहती कहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर पे। एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। एंड absorb small organic molecule formed by the digestion by enzymes, और साथ में क्या करती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अब्जॉर्ब करती हैं क्या, अपनी खुराक, कुछ एंजाइम्स के ज़रिए, ठीक है। कुछ एंजाइम्स के ज़रिए क्या करती हैं, ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। यहाँ तक हमारा किंगडम फंजाई तक हो गया। किंगडम फंजाई की खसूसियात क्या क्या हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और अपनी खुराक जो है वो अब्जॉर्प्टिव मोड पे हासिल करते हैं। इसकी एग्जांपल में आपने मशरूम्स बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है किंगडम प्लांटी। प्लांटी आपको लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है कि प्लांट्स के बारे में, ऐसा किंगडम जिसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इट इंक्लूड्स, अब प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंक्लूड हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो किंगडम प्लांटी में क्या है, एक तो ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स और ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी खुराक जो है वो ऑटोट्रॉप से हासिल करते हैं, मीन्स कि ऑटोट्रॉप होते हैं, उस तरीके से अपनी खुराक खुद ही बना लेते हैं। मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मेक करते हैं, बनाते हैं, देयर ओन फूड, ओन का मतलब होता है अपनी, फूड खुराक, अपनी खुद की खुराक बनाते हैं, किस तरह, बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, सूरज की रोशनी में, वाटर में, ठीक है, एयर में, इन सब की मदद से क्या होती है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में। और उस फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स क्या ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो कि रिप्रोडक्शन में काम करते हैं, ठीक है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में जो ऑर्गन्स काम करते हैं वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एंड फॉर्म एम्ब्रियोज, और क्या बनाते हैं, एम्ब्रियोज बनाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, अपनी जो लाइफ का इनका पीरियड चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ज़िंदगी का दौरानिया चल रहा है, उसके अंदर ये एम्ब्रियोज बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं, आगे एक प्लांट जो है उसका सीड तैयार होता है और उससे फिर एक नया पौधा बनता है। इस एग्जाम्पल में आ जाता है मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। मॉसेस है, फर्न्स है, और फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है, उनका फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है। ये सारा किस में शामिल होते हैं, किंगडम प्लांटी में। हमारे पास लास्ट रह गया है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में क्या आते हैं, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे एनिमल्स से अपनी खुराक लेते हैं। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट। एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी खुराक को इंजेस्ट करते हैं, मतलब कि अपने स्टमक के अंदर लेके जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करवाते हैं, हजम करवाते हैं। विथ स्पेशलाइज्ड कैविटीज़, कुछ हमारे बॉडी में स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ पाई जाती हैं जिनकी मदद से क्या होता है, हमारी खुराक हजम होती है। जैसा कि हमारी खुराक सबसे पहले हमारे मुंह में आती है, वहाँ पे हमारे दांतों की मदद से वो टुकड़ों में तकसीम होती है, फिर हमारे इसोफेगस में जाती है, वहाँ पे जाके इसकी मिक्सिंग होती है, फिर स्टमक में जाके आगे हमारे स्टमक में जूसेस पाए जाते हैं, उनकी मदद से जो खुराक है वो डाइजेस्ट होती है। उसके बाद ये
लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं और वहाँ पे ही पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। तो डिफरेंट कैविटीज़ हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडीज़ में पाई जाती हैं जो कि डाइजेशन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। दे लैक सेल वॉल्स, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, फंजाई में भी सेल वॉल पाई जाती है। फंजाई में जो सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन की पाई जाती है, और प्लांट्स में जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की पाई जाती है। एंड शो मूवमेंट्स, और एनिमल्स क्या कर सकते हैं, मूवमेंट, हरकत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते। हमारा आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। हमने आज इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिटेल में पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि कौन आया था, साइंटिस्ट ई चैटन आया था, उसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बताया। फिर रॉबर्ट विटेकर आया और उसने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। मार्गल्स एंड श्वार्ट्ज ने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लेके आए जेनेटिक की बेस पे। हमने किंगडम्स कौन कौन से पढ़े हैं, मोनिरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने इनके बारे में पढ़ा। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।